गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भाग 2। ठीक है, इसके पहले हम लोग आवर्तकाल के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, दोलन की क्रिया जो होती है उसमें आवर्तकाल के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि दूर स्थित हमारे द्वारा छोड़ी गई जो भी ध्वनि है, दूर व्यवस्थित किसी सतह से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जो हमको सुनाई देती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि उत्पन्न ध्वनि किसी दूर स्थित सतह से परावर्तित होने के बाद हमें सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, जैसे हम कहीं पहाड़ पर खड़े हैं और चिल्लाएं तो उसकी ध्वनि हमको तुरंत सुनाई देती है। ठीक, इसके लिए कंडीशन होता है कि कोई व्यक्ति जहाँ से शोर हो रहा है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जहाँ से शोर कर रहा है उसके बीच की जो सतह यानी जो दीवार होगी उसके बीच की दूरी कम से कम 22 मीटर होनी चाहिए। कितना? 22 मीटर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है दीवार से टकराने के लिए कम से कम 22 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ते हैं प्रतिध्वनि का उपयोग। भाई प्रतिध्वनि होता है तो उसका उपयोग किस प्रकार हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं प्रतिध्वनि का उपयोग। प्रतिध्वनि का उपयोग हम वहाँ करते हैं जैसे समुद्र सतह यानी समुद्र के नीचे कितनी गहराई है, जहाँ ऊपर से नाव जाती है समुद्र के नीचे की गहराई नापने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाज से तरंग को छोड़ा जाता है उसके बीच का समय अंतराल जो होता है यानी n बराबर समय जो टाइम होता है वो 1 सेकंड का दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद सतह से टकराने के बाद तुरंत 1 सेकंड में तय की गई दूरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि जब समुद्र तल से समुद्र की सतह कितनी गहराई है, के बीच की गहराई कितनी है। और क्या करते हैं, जहाज से समुद्र में पनडुब्बियों का पता करने के लिए भी हम प्रतिध्वनि का प्रयोग करते हैं। ठीक, प्रतिध्वनि को बहुत जल्दी पकड़ते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन भी। ठीक, इसके बाद अगला पढ़ते हैं पराश्रव्य। अगला पढ़ते हैं पराश्रव्य तथा अश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे तथा अश्रव्य तरंगे, उन्हें तरंगों को ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जो स्टार्ट होती है वो तरंगों के माध्यम से होती है, इसलिए हम उसे पराश्रव्य तरंग भी कह सकते हैं और श्रव्य तरंग भी पढ़ते हैं। ठीक, आइए समझते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य ध्वनि। ठीक, ऐसी ध्वनि जो व्यक्ति को सुनाई देता है। ठीक है, सुनाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। और ये सुनाई देने के लिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कम से कम 20 हर्ट्ज तक रहे या 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई होनी चाहिए। उसकी तरंग होती है उसकी 20 हर्ट्ज से रहे चाहे 20,000 हर्ट्ज तक रहे, वो सुनने के लिए मनुष्य को आवश्यक होता है। ठीक है, अगर इतना रहेगा तभी श्रव्य तरंगे पता चलेगा। ठीक, अगर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो उसे हम अश्रव्य तरंगे कहते हैं।
अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, सॉरी अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक पाया गया, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम रहता है तो अश्रव्य तरंग ध्वनि कहते हैं, और 20,000 से अधिक पाया जाएगा तो उसे पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच जो मनुष्य होते हैं उनके लिए आवश्यक होती है, और इसके पहले जो होते हैं अश्रव्य यानी कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जो हमें ध्वनि सुनाई देती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, सॉरी 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम रहेगी तब हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक, अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर हम ध्वनि सुने तो हमें बहरापन भी हो सकता है, इसलिए हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवाज़ को नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वे जंतुएं आवाज़ सुनते हैं जो सुनने लायक, जैसे कि चमगादड़ जो होते हैं वो सुन लेते हैं, तेंदुआ, हिरन, कुत्ता, ये सब पराश्रव्य ध्वनि को महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बातें। ठीक है, मेन पॉइंट जो होते हैं, जैसे ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती है, जो आवाज़ हम लोग बोलते हैं, वो 60 हर्ट्ज से शुरू होती है। 60 हर्ट्ज से 1300 हर्ट्ज तक बोला जाता है। 60 हर्ट्ज से शुरू होती है, 1300 हर्ट्ज तक बोला जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पढ़ते हैं हम लोग कान का उपयोग, मानव कान या कान का उपयोग, मानव का कान। ठीक है, इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं मानव कान के बारे में। ठीक है, फिगर बनाने में थोड़ा समय लगा। ठीक है, मानव कान के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा कान आवाज़ को कैसे महसूस करता है, समझता है कैसे। देखिए, जो हम बताते हैं ना कि ध्वनि जो है तरंगों के रूप में हमारे कान में जाता है। ठीक है, ये हमारा कान, ये वाला भाग हमारा जो है कान है। इसके बाद यहाँ से आवाज़ जाता है। ठीक है, जाने के बाद कर्णपटल पर टकराता है, कर्णपटल से टकराता है, फिर मध्य कर्ण में जाता है 3 ग्रंथियों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद मध्य कर्ण जो होता है इसके नीचे होता है, इसके नीचे होता है, जो 3 ग्रंथियों द्वारा मध्य कर्ण पर जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यह दाब डालता है कि इस पर कर्णवर्त पर, यहाँ पर यह दाब डालता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद ये मध्य कर्ण में जब जाता है तो मध्य कर्ण का जगह कर्णपटल से कम होने के कारण ये दाब डालता है कर्णवर्त पर। कर्णवर्त से जब दाब डाला जाता है, कर्णवर्त पर दाब डाला जाता है, तब ये क्या करता है कि हजारों श्रव्य तंत्रिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। कर्णवर्त जो है, कर्णवर्त और मध्य कर्ण मिलकर हजारों श्रव्य तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण यह संदेश कहा जाता है मस्तिष्क को। ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है, संदेश जाता है। ठीक है, यहाँ से मस्तिष्क क्या होता है, संदेश जाता है। यहाँ पर कई प्रकार के निकले होते हैं द्वार जो मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है, जिसके द्वारा मस्तिष्क को संदेश भेजा जाता है। तो इसकी जब संदेश मिलता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे कानों में कोई आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये हमारा था मानव कान, किस तरह से हम आवाज़ को समझते हैं, किस तरह से आवाज़ तरंग आवाज़ के रूप में हमको सुनाई देती है। ठीक, इसके बाद अब जानते हैं आप कि आपका कान जो होता है काफ़ी संवेदनशील होता है, इस पर ज़्यादा आघात किया जाएगा तो हमें बहरापन का अनुभव करना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी हमारे पास शोर करे हमको सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए हमें अपने कान की बचाव स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको बचाव कैसे करते हैं। मानव कान की बचाव की बात करते हैं। कान की बचाव, कान का बचाव, कान का बचाव कैसे करते हैं। पहला ये है कि हम अपने कान में किसी भी नुकीली वस्तुओं को नहीं डालेंगे, जिससे कि हमारा कर्णपटल अगर प्रभावित हुआ तो हमें बहरापन का भी अनुभव करना पड़ेगा। दूसरी बात है
कि हमें किसी के भी कान पर ज़्यादा तेज़ से आवाज़ या ज़्यादा तेज़ से प्रहार नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, ज़्यादा शोर वाली जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए, जैसे ज़्यादा कोलाहल वाले स्थानों पर हमें नहीं रहना चाहिए, जिससे कि हम अगर ज़्यादा शोर होगा तो हमारा कान बहरा होने का अनुभव करेगा या बहरापन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला पढ़ते हैं कोलाहल। कोलाहल मीन्स होता है शोरगुल, कोलाहल। ठीक है, कोलाहल की परिभाषा समझा जाए तो ऐसी ध्वनि या ऐसी कर्कश ऊंची अथवा कर्कश ध्वनि को हम कोलाहल कहते हैं। सीधे सीधे बात करते हैं, ऊंची अथवा या ऊंची तथा कर्कश ध्वनि को कोलाहल कहते हैं। कर्कश ध्वनि को कोलाहल कहते हैं, कोलाहल कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। अगला पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। बेटा मेरे साथ आप लोग नोट करते रहिएगा, नहीं तो फिर वीडियो गया तो आप लोग भी गए। ठीक है, नोट करते रहेंगे तो आप अच्छे समय तक उसको रिवाइज किए रहेंगे। ठीक, अगला पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में समझिएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार की अवांछनीय ध्वनि को या विभिन्न प्रकार की अवांछनीय ऊंची ध्वनि द्वारा उत्पन्न कोलाहल को ध्यान समझिएगा। विभिन्न प्रकार के अवांछनीय ऊंचे कोलाहल को कोलाहल मतलब होता है शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं, क्या मिलता है? मोटर कार से निकलने वाले ध्वनि की बात करते हैं। कंपनियों से जो निकलते हैं ध्वनि, उसकी भी बात करते हैं, जो हमारा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, ध्यान समझिएगा। ध्वनि प्रदूषण के निम्न प्रभाव है। जैसे पहला कह सकते हैं, उच्च कोलाहल वाले स्तर तक अगर आप देर तक आवाज़ को सुनते हैं तो आपकी श्रव्यता क्या होगी? कम हो जाएगी, या आपके श्रव्यता की क्या होगी? क्षति हो जाएगी। यानी आपको जो धीरे से सुना जाता था, आपको काफ़ी तेज बोलना पड़ेगा तो आपको सुनाई देगी। दूसरी बात है, हमें थकावट आने लगती है। तीसरी बात है कि उच्च रक्तचाप की बीमारी भी होने लगती है। तीसरी बात है कि हमें उच्च रक्तचाप, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अक्सर ये सब ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम जो होती है शहरों में आती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक होते हैं, इसलिए वहाँ पर रक्तचाप की बीमारी सबसे अधिक होती है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं कोलाहल को कम करने की विधि। कोलाहल मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण को कम करने की विधि। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की विधि या उपाय। कम करने की विधि, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की विधि क्या है कि जो हमारे इसके निम्न हैं, जो हमारे आसपास के आवासीय क्षेत्रों में कल कारखाने कंपनियां हैं, उसे आवासीय क्षेत्रों से हटाकर
कहीं दूर स्थापित करना चाहिए। जितने भी बिल्डिंग हैं, बड़े बिल्डिंग नहीं, जो कंपनियां हैं, उसको क्या करना चाहिए, किसी खुले में क्या करते हैं उसको स्थापित करना चाहिए, ताकि उससे जो निकलने वाले शोर हैं हमारे जनता पर न पड़े या हमारे आवासीय स्थानों पर न पड़े। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ते हैं, लाउड स्पीकर तथा तेज ध्वनि वाले को प्रतिबंध करना चाहिए। तेज आवाज़ करने वाले वस्तुओं पर क्या करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी लाउड स्पीकर जो डीजे हम लोग बजाते हैं उस पर, या तेज ध्वनि निकलने वाला कोई भी उपकरण हो उस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं कि घर के अंदर कोमल फर्श का यूज करना चाहिए। जैसे ठीक है, फर्श बना के रखना चाहिए और कोमल पर्दे का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे कि शोरगुल हो तो उस पर क्या हो, वो शोर को क्या करे, अवशोषित करे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अगले चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।